नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 के ऊपर एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोगों ने पिछली वीडियो पर बात करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे पर। इस वीडियो पर हम बात करेंगे सैलाइएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे पर। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें खुद से पूछना है वो ये है कि सैलाइएंट फीचर्स का मतलब क्या होता है? इस टॉपिक का रेलेवेंस क्या है? इस टॉपिक का रेलेवेंस ये है कि हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें अगर हम देखेंगे कि दुनिया की अलग-अलग कंट्रीज़ के अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन हैं, तो ऐसे क्या फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाता है? अब यूएस के पास उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के पास उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के पास खुद का है। तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है? ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है? इस टॉपिक का मतलब ये है। सैलाइएंट फीचर्स में हमको पढ़ना है कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे यूनिक और कैसे स्पेशल है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें दो वर्ड है, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। देखो ऐसा है, जब भी आपका एग्जाम होगा, भले ही वो आपकी कॉलेज की एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर कोई क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सलाइन फीचर्स क्या क्या हैं। तो आप इसके दो ही पॉइंट सोचकर बना सकते हो। देखो, अगर हम देखें, हमारे पास एक बुक के फॉर्म पर कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, राइट? हमको बस देखना है कि उसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम खुद उसको विजुअलाइज करें, हम इस आंसर को बहुत इजीली लिख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले फीचर की, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे हमारे पास यूके है, यूके के पास खुद का कोई भी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ अलग अलग स्टैट्यूट्स हैं, वहाँ का जो लॉ है वो कॉमन लॉ है, वहाँ पर को इक्विटी गुड कॉन्शियंस के हिसाब से काम चलता है, बट उनके पास खुद का लिखा हुआ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ अलग अलग एक्ट्स हैं जिसकी बेसिस पर सारा काम होता है, बट दे डोंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला पॉइंट आपका सिलेंट फीचर बन गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत सारी कंट्रीज के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या खास बात है कि जो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकी कंट्री की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है? ये खास बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी इंडिया के अंदर नहीं है, ठीक है? दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अब अगर हम बात करें, जो हमारा संविधान है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, उसमें लगभग सब चीज़ें कवर करके दे रखी हैं। उसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सब कुछ कवर करके दे रखा है। और इवन इतना ही नहीं, वहाँ पर को ये भी बता रखे हैं कि कौन से राइट जस्टिसिएबल हैं और कौन से राइट जस्टिसिएबल नहीं है। अब जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है कि आप कोर्ट के आगे जाकर के इन राइट्स को क्लेम कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि जो राइट्स हैं जस्टिसिएबल है, मतलब इनका मुझे फ़ायदा दिया जाए। अब अगर हम बात करें डीपीएसपी की, विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज़, राइट? अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर को क्या है कि संविधान के अंदर तो मेंशन्ड है, बट दे आर नॉट जस्टिसिएबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकते हो कि हमारे संविधान के अंदर ये है इसलिए इसको लागू करा जाना चाहिए, नहीं। दिस इज़ अ नॉन जस्टिसिएबल राइट, ठीक है? ऐसा राइट जिसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता, जिसको कोर्ट के आगे हम नहीं लेकर जा सकते। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? इसका जो कारण है वो ये है कि इसको बहुत अलग अलग सोर्सेस से बना रखा है। पहला सबसे बड़ा सोर्स है जोग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया एक बहुत बड़ा यूनियन है, राइट? अगर हम इंडिया का एक टेम्पररी मैप बनाने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है? तो मैं एक टेम्परेरी मैप बना दे रहा हूँ। थोड़ा सा गलत बन गया, बट काम चलाने के लिए ठीक है, राइट? तो लेट अस से इंडिया का मैप है। अब इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। इतना सा रहा पाकिस्तान, इतना बड़ा रहा इंडिया, ठीक है? इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, राइट? तो इंडिया बहुत बड़ा है। तो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं इस कंट्री के अंदर। तो इतनी बड़ी जो हमारी पास
टेरिटरी है, पॉपुलेशन है और डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से हमको एक बड़ा संविधान की आवश्यकता थी, इसलिए हमारा संविधान काफ़ी बड़ा है। सेकंड, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल फैक्टर्स की, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था 46 से 1946 से 1950 के बीच पर, 49 के बीच पर, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो चुका था। तो इस बीच के जो दौरान अगर हम बात करें, इससे और से पहले की हम बात करें, तो हम देखेंगे हमारे पास था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे हम लोगों ने अपने संविधान के बहुत सारे फीचर्स को उठा करके ले रखा है। दिस इज अनदर रीजन कि हमारे पास लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके अलावा हमारे पास फिर अलग अलग देश के संविधान है जिनको हमने स्टडी करा और जिनके बेसिस पर हम लोगों ने अपना संविधान बनाया। उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए की, जो कुछ ऐसा दिखता है लगभग लगभग, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट, राइट। तो इन 50 स्टेट्स में एक कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। बट हर स्टेट के पास खुद का एक संविधान है। अगर हम किसी भी स्टेट पर चले जाएं, उन स्टेट के पास खुद का एक एक कॉन्स्टिट्यूशन है। बट इंडिया के केस पर पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जबकि पूरे देश का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने हमारा संविधान को ड्राफ्ट करा, वो सब के सब लीगल ल्यूमिनरीज थे। वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे अच्छे बैरिस्टर्स थे, एडवोकेट्स थे। वो उस टाइम के काफ़ी जाने माने लोग थे, जिन लोग जो काफ़ी विद्वान लोग जिनको बोला जाता है। तो उन्होंने संविधान को इस तरीके से ड्राफ्ट करा कि वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। उन्होंने हर चीज़ के बारे में सोच करके एक संविधान को ड्राफ्ट करा है। इसलिए भी हमारा संविधान बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। उसके अलावा हमारे संविधान पर अलग अलग रिलेशंस हैं जो स्टेट और यूनियन के बीच पर हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है कि कैसे देश को एडमिनिस्टर करोगे, हमारी पार्लियामेंट कैसे कंपोज होगी, प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा, पार्लियामेंट का रोल क्या होगा, मिनिस्टर्स का रोल क्या होगा, कैग का रोल क्या होगा, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होगा, जुडिशरी का रोल क्या होगा, सबके रोल को भी हमने डिटरमिन कर रखा है। इसलिए हमारे पास काफ़ी डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं। और ये कारण भी है कि हमारा जो देश का संविधान है वो लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपके दो आप इससे फीचर्स निकाल सकते हो, पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। फिर हम बात करेंगे सेकंड फीचर है, थर्ड फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब हो सकता है कि संविधान को आप सिर्फ एक सोर्स से निकाल कर बना रहे हो, लोग बैठे, लोगों ने आपस में चर्चा करी कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, जैसे यूएस में हुआ था तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से मिलकर के बनाया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, यूके, आयरलैंड, रशिया, जर्मनी। हमने अलग अलग देश के संविधानों की स्टडी करी, उनको पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद वहाँ से जो अच्छे फीचर्स हमको लगे, हमने उन फीचर्स को उठा करके निकाल कर अपने पास रखा, राइट। तो जैसे अबाउट 250 प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर है, वो 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहाँ से हमने उठा करके ले रखे हैं। अम्बेडकर ने बोला है कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हुआ है आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खोखला करने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा है। ये अंबेडकर जी के वर्ड्स थे। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स है, मेजर हमने जो अपना संविधान ड्राफ्ट करा है वो यहाँ से करा है। और इसका कारण ये था कि हमारे देश के लोग इससे काफ़ी हद तक एक्टिमलाइज थे, उनको पता था कि इस एक्ट से कैसे गवर्न हो रहे हैं, इसकी जो कमियां थी उनको हमने दूर करा है, और जो अच्छे फीचर्स थे जिसने हमको राइट्स दिए थे उनको हमने फॉलो करा है। क्योंकि अंग्रेज ऑलरेडी एक सिस्टम से हमारे देश को रूल कर रहे थे, जो सिस्टम हमको पसंद आया, हमने उस सिस्टम को अपने देश के अंदर इनकॉर्पोरेट करा। उसके अलावा द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, fundamental rights and DPSP derive its inspiration from the American and Irish constitution respectively. ठीक है। The political part of constitution, the principle of cabinet government and the relation between the executive and the legislature has been largely drawn from British constitution. ये एक unwritten constitution है। जो British constitution है that is unwritten constitution। तो हमने इसको भी स्टडी करके, यहाँ के एक्ट स्टडी करके, यहाँ का फ्रेमवर्क स्टडी करके भी हमने अपने देश का फ्रेमवर्क को बनाया है। उसके बाद आता है फोर्थ फीचर विच इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है?
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको अमेंड करना, जिसको चेंज करना डिफिकल्ट होता है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप इजीली अमेंड कर सकते हो। इसके अमेंडमेंट जो प्रोसीजर होते हैं वो काफ़ी हद तक ईजी होते हैं और इसको आप इजीली अमेंड कर सकते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल की बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका जो पर्पस होता है उसका जो पर्पस होता है वो पर्पस ये होता है कि उसको अमेंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगर जो हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम इतने इजीली अमेंड नहीं कर सकते। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमको जितने भी अमेरिकन स्टेट्स हैं उनसे परमिशन मांगनी पड़ती है और 2/3 स्टेट से उसको रेटिफाई कराना पड़ता है। कोई भी स्टेट या जो सीनेट है वो अपना प्रपोजल रखेगी, उसको पास करेंगे, उसके बाद हम अलग अलग स्टेट पर जाएंगे, उस स्टेट की सीनेट उस स्टेट का जो फ्रेमवर्क है उसको अलाउ करेगा, तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। राइट, तो वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको अमेंड करना ईजी होता है। और जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहां कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां एक एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने एंड दैट बिकम्स योर न्यू लॉ। तो इसको अमेंड करना ईजी है, पुराना लॉ है इसको रिपील करा, नया लॉ लेकर के आ गए, वहां कोई डिफिकल्टी नहीं है पार्लियामेंट के पास। बट अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर को ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी का भी और रिजिडिटी का भी। तो इसका मतलब क्या है कि जो कुछ प्रोविजंस हैं उनको हम इजीली सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के अंदर अमेंड कर सकते हैं, पर कुछ चीजों को अमेंड करने के लिए हम लोगों को उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है कि स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो 2/3 स्टेट का रेटिफिकेशन भी हम लोगों को चाहिए हो जाता है। तो उस जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम इतने इजीली अमेंड नहीं कर सकते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम इतने इजीली अमेंड नहीं कर सकते हैं। जो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट उनको हम इतने इजीली अमेंड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको रेटिफिकेशन चाहिए होता है स्टेट का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकती है, बट कुछ ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे पास जो सिस्टम है अगर हम देखें, एक ऐसा सिस्टम है। अब देखो हम इंडिया की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हमारा देश कैसा कॉन्स्टिट्यूट हो रखा है, कैसा चलने वाला है। राइट, तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम देखेंगे कि हमारा जो देश का सिस्टम है वो फेडरल है। अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके पास पावर्स हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज वन एंड ऑल पावरफुल। अगर हम बात करें यूएस गवर्नमेंट की, यूएस की, तो यूएस एक 50 स्टेट से मिलकर के बना हुआ एक यूनियन है, स्टेट्स यूनाइट हुए हैं। हर स्टेट का अपने खुद के लॉज हैं, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना खुद का प्रोविजन है, एंड देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ पूरे यूएसए की, राइट, जो इसको गवर्न करती है। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट है यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, और एक गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पर। तो यहाँ देश का प्रेसिडेंट है, स्टेट के गवर्नर्स हैं, देश में सीनेट कांग्रेस वगैरह है, अलग अलग स्टेट्स में अपना खुद का मैकेनिज्म प्रोसीजर अडॉप्ट होते हुए निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट। दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर को आपका जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो ऐसा है कि आपके पास एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक यूनियन गवर्नमेंट है। तो जो फेडरलिज्म होता है वहां पर वो क्या होता है, बेसिकली जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या किसी ट्रीटी के थ्रू, रेटिफिकेशन के थ्रू आकर के उस फेडरेशन से अटैच हुई होती है। तो स्टेट के पास बहुत सारे पावर्स होती हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या है कि हमारे पास फेडरल सिस्टम तो है, हमारे पास हर स्टेट की गवर्नमेंट तो है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। राइट, तो अगर हम बात करें कि जो हमारा आर्टिकल 1 है संविधान का, वो बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ बात करिए यूनियन ऑफ स्टेट्स की। अब इससे हम दो चीजों को इन्फर कर सकते हैं। पहला, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। यूएस के जो स्टेट्स हैं, यूएस जो बना है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। स्टेट्स ने अग्री करा, हम साथ आकर के यूएसए बना रहे हैं। बट इंडियन फेडरेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हम जो संविधान बनाया है, हमने उसको स्टेट का यूनियन तो बनाया है, बट देयर वाज नो अग्रीमेंट एज सच कि हम स्टेट के अंदर आकर के मिल रहे हैं। सेकंड, यूएस के अंदर क्या, अगर स्टेट को बहुत परेशानी हो यूएस गवर्नमेंट से, वो यूएस से अलग हो सकता है, बट
इंडिया के केस पर इट इज नॉट पॉसिबल। इंडिया के केस पर कोई भी स्टेट इंडियन गवर्नमेंट से अलग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोफेसर केसी वेयर ने एज क्वासी फेडरल डिक्लेयर करा है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है? इट इज नॉट कंप्लीटली फेडरल एंड नॉट कंप्लीटली यूनिटरी, बट इट इज अ ब्लेंड ऑफ इट इज अ फेडरल गवर्नमेंट बट इन द फॉर्म ऑफ यूनिटरी इन स्पिरिट। मतलब बेसिकली कि जो हमारा फेडरेशन है तो मैं फेडरल गवर्नमेंट, बट स्पिरिट हम लोगों की यूनिटरी है। इंडिया एक है बट अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग उसकी अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है। और पूरे संविधान के अंदर कहीं पर को भी जो वर्ड फेडरेशन है वो यूज नहीं करा गया है। मेरा मानना यह है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट क्वाजी फेडरल बट स्यूडो फेडरल, स्यूडो फेडरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या फीचर है हमारे पास? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी दो टाइप की हो सकती हैं, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। यूएस की गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल है, इंडिया की गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री है। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रोविजन हमने लिया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश का सिस्टम था पार्लियामेंट का, हमने उसको अपने संविधान पर इनकॉर्पोरेट करा था। तो व्हाट सेट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, it is a system which is based on cooperation and coordination between the legislature and the executive organs of the government, while presidential form of government is based on doctrine of separation of power between the two organs. अब यूएस की बात करें, यूएस पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को अलग अलग विंग पर डिवाइड कर रखा है, सबकी पावर को कंप्लीटली डिटरमिन कर रखा है कि किसकी पावर क्या है, और अगर कोई पावर को आगे को बीच करता है तो देयर आर प्रोविजंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? कोऑपरेशन होता है। अब अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज द मेन लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट बनती कैसे है? पार्लियामेंट बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से एंड प्रेसिडेंट से। देश का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव भी है एंड लेजिस्लेचर का पार्ट भी है। वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज दे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन होता है। सो इंडियन गवर्नमेंट जो है इट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगला सैलेंट फीचर है। उसके अलावा वी हैव अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होती है इसको समझते हैं। अगर हम बात करें यूके कॉन्स्टिट्यूशन की, यूके की पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया देन दैट इज फाइनल, दैट इज लॉ, इट कैन नॉट बी रिमूव बाय एनीथिंग। जब तक पार्लियामेंट इसको स्ट्रक डाउन नहीं करेगी, ये लॉ बन गया, दैट इज एवरीथिंग नाउ। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। जुडिशरी इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती, उसको वर्बटम जो यहां लिख रखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। अब बात करते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी की। जैसे अब बात करें यूएस की, यूएस में क्या है? यूएस पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, जुडिशरी को लगा कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसने इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके खत्म कर दिया। दैट इज जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशरी सुप्रीम है। बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में देयर सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो इंडिया के केस पर दोनों चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर को क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम है वहां से हम लोगों ने उठाया पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कंसेप्ट, और यूएस से हमने उठाया जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट, और दोनों को मिक्स कर दिया। तो पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकती है और कोर्ट्स को उस लॉ को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर ये लॉ जो बना है इट गोज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इन सच अ सिचुएशन क्या होगा? दैट लॉ विल बी स्टक डाउन बाय द कोर्ट एज अल्ट्रा वायरस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी है एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। अगर पार्लियामेंट चाहे कि जुडिशियल जो सुप्रीमेसी है उसको खत्म कर दिया जाए, तो उस केस पे पार्लियामेंट जुडिशरी के लॉ को चेंज करने के लिए क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा एंड देन दे कैन ड्राफ्ट द लॉ। तब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी अनटिल अनलेस जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला फीचर क्या है हमारे पास? दैट इज रूल ऑफ लॉ। आपने लीगल मेथड्स में पढ़ा है, एवी डाइसी का कंसेप्ट है। एवी व्हाट इज रॉन्ग विद इट? एवी डाइसी का कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का। हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है। हमने पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ के 3 प्रोविजंस होते हैं,
किसी को अगर याद है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर बताएं। तो हम लोगों ने अपने संविधान के अंदर रूल ऑफ लॉ को भी दे रखा है। रूल ऑफ लॉ का बेसिक मतलब क्या होता है कि देयर शैल नॉट बी अ रूल बाय इंडिविजुअल बट द रूल बाय लॉ। मतलब जितने भी देश के अंदर लोग रह रहे हैं वो सब के सब लॉ के अंदर हैं, दे आर नॉट अबव द लॉ। अगर इंडिया डिक्टेटरशिप वाली कंट्री होती, मोनार्की होती, देन द किंग इज अबव द लॉ। किंग की जो मर्जी वो कर सकता था, पहले से जैसा होता था। हमने लीगल मेथड्स पर डिटेल पर रूल ऑफ लॉ को कवर करा है, राइट। तो जो किंग था उसके सुप्रीम पावर हुआ करती थी, देन द किंग वाज अबव द लॉ। बट हम लोगों ने जब बात करी, एविडेंस ने कंसेप्ट निकाला रूल ऑफ लॉ का, देन किंग इज ऑल्सो अंडर द लॉ। जो लॉ बन गया है किंग को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर किंग लॉ को फॉलो नहीं करेगा देन ही कैन ऑल्सो बी सेंट टू जेल। आपने देखा होगा कि अभी लिकर पॉलिसी पर अरविंद केजरीवाल को जेल हुई, वैसे ही झारखंड पर हेमंत सोरेन को जेल हुई, राइट। अब होने को पॉलिटिकल बात पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम समझने की बात कर रहे हैं कि दे आर दी रूलर ऑफ अ स्टेट, दे आर द चीफ मिनिस्टर, दे आर द मेन। अगर हम सिस्टमेटिकली लॉ से बाहर हटकर बात करें, लेमन टर्म पर बात करें, देन हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, दे आर द रूलर्स ऑफ देयर पर्टिकुलर स्टेट। बट उनको भी जेल हुई बिकॉज दे हैवंट फॉलोड द लॉ एज सच। तो उन लोगों ने लॉ को फॉलो नहीं करा, जिस कारण गिव मी अ सेकंड प्लीज। सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस गाइज, थोड़ा कोई पार्सल आ गया था। हम बात कर रहे थे रूल ऑफ लॉ के बारे पे, राइट। तो जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो जो रूल ऑफ लॉ है इट इज अ प्रिंसिपल जो बात करता है कि लॉ विल रीन अबव द ऑल। इसके हमने 3 इंग्रेडिएंट्स की बात करी थी। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, अब आपने अगर कमेंट पे नहीं बताया तो अब आपने बता दिया हो। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो दीज आर द 3 बेसिक टेनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये बात करता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जो लॉ की स्पिरिट है वो अच्छे से फॉलो करी जा रही है, नहीं करी जा रही है। दैट इज जस्टिस शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। सबको जस्टिस मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, सबके पास इक्वल राइट्स है, नहीं है। दैट इज प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी हमने इनकॉर्पोरेट करके रखा है। देन वी हैव इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब क्या है? अगर हम अब बात करें जुडिशल सिस्टम की इंडिया के, तो वहां पर को क्या है? वहां पर को हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट, फिर हमारे पास हाई कोर्ट, फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर सबऑर्डिनेट जुडिशरी, राइट। तो अगर हम बात करें कि इंडिया की जुडिशरी क्या है, वो है इंडिपेंडेंट। जो गवर्नमेंट है वो इससे काफी हद तक अलग है। यहाँ पर को अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की लोअर जुडिशरी पे, तो हाई कोर्ट का काम होता है। दो पे कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया जो है वो कम्प्लीटली, हमने पहले बात करी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि कम्प्लीटली हम लोगों ने सेपरेशन पावर नहीं कर रखा है। वी फॉलो अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर को एग्जीक्यूटिव का और एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर का भारत में लाओ है, वैसे ही जुडिशरी का भी आपस में कोरिलेशन है। वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर बट नॉट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। हमने लीगल मेथड्स में भी इस वीडियो को कवर करा है, इस टॉपिक को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर जुडिशरी हमारे पास है। ये है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट।
स्टेट इसके पास पावर है कि स्टेट को भी ओवर रूल कर सके, कोई स्टेट के अगेंस्ट केस लेकर के जाए, ये सुन करके स्टेट के काम को रोक सकती है, इंडिपेंडेंस है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, अगर हमको जाना है इसके ऊपर अपील करने, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और प्रोसीडिंग ऊपर तक का सेम रहेगी, राइट, नीचे से केस फाइल कर रहा है ऊपर तक सेम जाता है, आपको पता है। देयरफॉर वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट, फिर नीचे को धीरे धीरे करके हाई कोर्ट, अलग कोर्ट्स आते रहते हैं। एक कंप्लीट हायरार्की है, हमने इसको भी कवर करा है लीगल मेथड्स की एक वीडियो पर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगला फीचर की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, विच इज फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान पर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये एक और हमारा सलाइन फीचर है। फिर हम बात कर सकते हैं डीपीएसपी की, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। दे आर नॉट जस्टिसिएबल बट दे आर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताते हैं कि हमारे जो देश है वो किस तरीके से गवर्न होगा। तो जो हमारा डीपीएसपी है उनको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। हम लोगों ने देश के लोगों को आज़ादी देने की बात करी है, उस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया है अपने संविधान को, राइट। डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके अलावा फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, ठीक है। These principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Minerva Milka case है, Supreme Court held that the Indian Constitution is found on the bedrock of the balance between the fundamental rights and DPS directive principles. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आ गए हमारे। उसके बाद पहले 42nd अमेंडमेंट तक हमारे पास कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स तो थे बट देयर वर नो ड्यूटीज। 42nd अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर और 10 ड्यूटीज दी गई। उसके बाद 86th अमेंडमेंट आने के बाद एक और ड्यूटी को हमने ऐड करा गया। इसको आप चेक कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या लिस्ट है। इसकी वीडियो मैंने शायद पहले बना कर के रखी है, नहीं बनाई है तो मैं बाद में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, ओके। फिर बात करते हैं सेक्युलर स्टेट की, वहां आते हैं प्रियम्बल पर। सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इनको भी आप ऐड कर सकते हो। देखो, जब हम बात करें सलाइन फीचर्स की, हमको दिखाना है कि हमारा संविधान कैसे यूनिक है, तो हम बात कर सकते हैं सोवरेनिटी की, सेक्युलरिज्म की, सोशलिज्म की, डेमोक्रेसी की, रिपब्लिक की। ये भी सब फीचर्स तो हमारे हमारे संविधान के। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी का रिलेवेंस, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, जितनी चीज़ें आपको लगती है दिमाग पर आती है कि हमारा देश कैसे यूनिक है, हमारा संविधान कैसे यूनिक है, जो बुकलेट है वो कैसे डिफरेंट है बाकी कंट्री के संविधान से, वो सब के सब फीचर आपके निकल करके आ सकते हैं। सेक्युलर स्टेट भी एक ऐसा ही फीचर है, सेक्युलरिज्म इंडिया फॉलो करता है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में हमने प्रियम्बल में वो बात कर दी है कि सेक्युलरिज्म को अगर नहीं भी ऐड करते फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे पास राइट टू रिलीजन था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी एक सेक्युलरिज्म की बात करते हुए आ रहा था, रिगार्डलेस कि वो बाद में ऐड करा गया हो प्रियम्बल के अंदर, राइट। तो सेक्युलर स्टेट बनाने की बात हम हमारे संविधान ने करी है। देन वी हैव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज विच इज राइट टू वोट। आपके पास राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, राइट टू वोट है, दीज आर ऑल्सो योर सलाइन फीचर्स, राइट टू वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास राइट है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके। पहले ये उम्र 21 साल की थी, बाद में इसको 18 ईयर्स कर दिया गया बाय अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1988 इन द ईयर 1989, ठीक है। 18 साल का कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी दिक्कत के, भले वो अनपढ़ हो, भले ही वो आदमी हो, औरत हो, या कोई डिफरेंट जेंडर का बिलोंग करता हो, उसका कोई रिलीजन हो, उसकी लिटरेसी कैसी है, उसकी वेल्थ क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास राइट टू वोट है। दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देन अगर हम बात करें यूएस की, यूएस के स्टेट्स के अंदर स्टेट का अलग सिटीजनशिप मिलती है और यूएस की अलग सिटीजनशिप मिलती है, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप फॉलो करी जाती है। ऐसे बहुत कंट्रीज पे होता है, बट इंडिया के केस पर वी जस्ट हैव अ सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में आप कहीं पैदा हो जाओ, इंडिया के आप नागरिक बनो, तो आप पूरे इंडिया के नागरिक बनोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उत्तराखंड के या रायपुर के या दिल्ली के नागरिक हो और इंडिया के नागरिक भी हो, नहीं। हम सब के सब इंडियंस हैं, हम सब के सब इंडिया के नागरिक हैं। वी ऑल हैव अ सिंगल सिटीजनशिप विच इज ऑल्सो अ सलाइन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी हैव वेरियस इंडिपेंडेंट बॉडीज, जैसे हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, हमारे पास
कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल है, वैसे हमारे पास अलग अलग और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, राइट? तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट के विंग्स हैं हमने डिटरमिन कर रखे हैं, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव हमने डिफाइन कर रखा है, हमने उसके अलावा फिर जुडिशरी डिफाइन कर रखी है। बट इनके अलावा भी हमारे पास फिर अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन, कैग, इन्वेस्टिगेटिंग अदर बॉडीज़ है, ट्राइब्यूनल्स हो गए। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की हमारे पास जगह है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई हमारे पास, वो भी एक अलग फीचर आप लिख सकते हो। उसके अलावा हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। 3 टाइप की इमरजेंसी की संविधान ने बात करी है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म रिबेलियन के ऊपर होती है। स्टेट इमरजेंसी तब होती है जब आपका जो स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो फेल हो जाए, प्रॉपर जो सरकार है वो गिर जाए, सरकार प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, सरकार जो सेंट्रल लॉज है उनको फॉलो नहीं कर रही है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाए कंप्लीटली, तो कुछ केसेस पर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो सकता है एंड देन दे कुड बी इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। देन कम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर देश को कभी बैंक्रप्सी की हालत निकल करके आ जाए देन दिस कैन बी इम्पोज्ड। नेशनल इमरजेंसी भी एक बार इम्पोज हुई है, आपको पता है इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इम्पोज हुई थी। स्टेट इमरजेंसी बार बार इम्पोज होते रहती है, अगर सरकार गिर जाए, सरकार प्रॉपरली काम ना करे तो ये इसको लगा दिया जाता है स्टेट के अंदर, प्रेसिडेंट रूल्स को बोलते हैं, इसका आपको आइडिया होगा, ठीक है। देन कम्स 3 टियर गवर्नमेंट। पहले हमारे पास 2 टियर गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल एंड गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। बट 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाने के बाद हम लोगों ने लोकल बॉडीज को अडॉप्ट करा, जहाँ हमने पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इनको भी हम लेकर के आए। तो वी हैव नाउ थर्ड, पंचायत मान लेते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मान लेते हैं, जो चीज़ें हैं ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे पास निकल कर के आए, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलते हैं। बड़ा जो इसका विंग है लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दिस इज ऑल्सो अ सलाइन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको बात करी थी, 97th अमेंडमेंट के बाद हम इसको भी लेकर के आए थे, इस कंसेप्ट को हमने अडॉप्ट करा था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? ऐसी सोसाइटीज होती हैं जहां पर को अलग अलग बॉडीज का कोऑपरेशन हो रहा हो। जैसे एक जना दूध बनाता है, एक जना पैकेजिंग बनाता है, दोनों ने मिलकर के सोसाइटी खोल दी और साथ मिलकर के अब काम कर रहे हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो इसके अलावा भी आप अलग अलग फीचर्स को लिख सकते हो जो आपको लगे कि हमारा देश किस तरीके से यूनिक है, क्या हमारे देश को स्पेशल बनाता है, संविधान में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बाकी संविधान के कंपैरिजन पर डिफरेंट बनाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम्म